नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज इस चैनल के माध्यम से हम हिंदी भाषा का, हिंदी व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण प्रकरण, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक भाषा पढ़ेंगे। जैसे कि आप सबको ज्ञात है कि आज के इस कंपटीशन के इस युग में, कंपटीशन के इस दौर में आपके अनेक भर्ती परीक्षाओं में हिंदी व्याकरण के कई सारे प्रश्न इस टॉपिक से उठाए जाते हैं, इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो उसी कड़ी में हम देखते हैं, जैसे कि आपके कक्षा 6 से 12 तक सरल हिंदी व्याकरण में, और BA फर्स्ट ईयर, BA सेकेंड ईयर, BA फाइनल और B.Ed, BSTC, रीट थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा, सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा, फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा व अन्य पटवार, ग्राम सेवक, पर्यवेक्षक और अन्य सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी टॉपिक है। जहां जहां हिंदी भाषा की व्याकरण का पूछा जाना होता है या प्रयोग होता है, वहां वहां यह टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए, आज हम हिंदी व्याकरण का प्रथम प्रकरण, प्रथम टॉपिक भाषा पढ़ते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि भाषा किससे कहते हैं, और भाषा का ज्ञान हमें होना जरूरी है। कोई भी भाषा हो, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे अंग्रेजी हो या तमिल, तेलुगु, उर्दू, जापानी, कोई भी भाषा हो, उस भाषा को पढ़ने से पूर्व हमें उस भाषा के बारे में ज्ञान होना जरूरी है। तो उसी कड़ी में हम हिंदी भाषा की व्याकरण को पढ़ने से पूर्व हिंदी भाषा का ज्ञान ले रहे हैं। जैसे कि भाषा का उद्भव और भाषा का विकास, यानी कि भाषा का उद्भव कैसे हुआ और भाषा का विकास किस क्रम में हुआ, इसको हम इस प्रकरण, इस टॉपिक के माध्यम से समझेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम जानते हैं कि भाषा क्या है, भाषा किसे कहते हैं और भाषा का उद्भव किस प्रकार हुआ और किस क्रम में भाषा ने अपना विकास किया, ये इस प्रकरण में हमें पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि भाषा, भाषा किसे कहते हैं, या भाषा जो शब्द है वो कौन कौन से शब्दों के योग से बना है। तो देखिए, यहां आपने देखा कि भाषा जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। इसमें प्रथम शब्द है आपकी भास और द्वितीय है आपके आ। जो भास जो शब्द है वो आपके धातु का कार्य करता है, ये मूल शब्द है। तो भास धातु और आ इसमें प्रत्यय जुड़ा हुआ है, इस प्रकार आपका शब्द बनता है भाषा। तो भास का अर्थ, भास जो धातु है उसका अर्थ होता है कथन या कहना। भास धातु का अर्थ है कथन या कहना। और आगे हमने देखा कि भाषा शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना है, दो, भाष और आ। भाष इसका मूल धातु, आ उसमें प्रत्यय है। आपने देखा कि भाष का अर्थ है कथन या कहना, जबकि आ जो प्रत्यय है उसका कोई अर्थ नहीं है। उपसर्ग स्वतंत्र अर्थ प्रकट करते हैं या उपसर्गों का अर्थ होता है, जबकि प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता है। प्रत्यय अपना कोई स्वतंत्र अर्थ प्रकट नहीं करता है। तो देखिए, उसी कड़ी में भाषा को आगे हम समझते हैं कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा की परिभाषा, कि भाषा किसे कहते हैं उसकी परिभाषा देखिए। भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य बोलकर, लिखकर या संकेत कर परस्पर आपस में अपने विचारों का सरलता से, स्पष्टता से या निश्चितता तथा पूर्णता के साथ प्रकट करता है। अपने विचारों को सरलता के साथ, स्पष्टता के साथ, निश्चितता के साथ और पूर्णता के साथ प्रकट करता है। जिस साधन से, वो साधन या वो माध्यम ही क्या है, आपके भाषा। उस साधन को, उस माध्यम को ही क्या कहते हैं, भाषा। जब कोई मनुष्य अपने विचारों को दूसरों के सामने जब प्रकट करता है
तो विचारों को प्रकट करने का तरीका या तो वो बोलकर प्रकट करेगा, या वो लिखकर प्रकट करेगा, या संकेतों के माध्यम से प्रकट करेगा। और प्रकट वो सरलता से या स्पष्टता से या निश्चितता तथा पूर्णता के साथ करता है, और जिस माध्यम से या साधन से करता है वही क्या कहलाती है? भाषा। तो ये भाषा की परिभाषा है। अर्थात हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि भाषा विचार संप्रेषण, भाषा है विचारों के संप्रेषण का साधन या माध्यम होती है। विचारों के संप्रेषण यानी समान स्तर से आदान प्रदान का क्या है? ये माध्यम है या साधन होती है। अथवा हम इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि विचारों के आदान प्रदान का माध्यम या साधन भाषा कहलाती है। जब श्रोता और वक्ता अपने विचारों का आदान प्रदान जिस माध्यम से, जिस साधन से करते हैं वही क्या कहलाती है? भाषा। तो आपने देखा कि भाषा की परिभाषा को, भाषा को स्पष्टतः समझा कि भाषा है क्या, भाषा किससे कहते हैं? तो विचारों के आदान प्रदान का माध्यम या साधन ही क्या कहलाती है? भाषा। अब आगे प्रश्न आते हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि भाषा किसे कहते हैं? भाषा है साधन, ऑप्शन ए, बी साध्य, सी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। यानी कि भाषा क्या है, भाषा किसे कहते हैं, भाषा क्या है? तो यहां ऑप्शन ए में है साधन, ऑप्शन बी में है साध्य, ऑप्शन सी में है दोनों, या ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपने देखा कि भाषा क्या है, भाषा किसे कहते हैं। तो हमने यहां इन जो ऑप्शन है उनमें देखा कि पहला ऑप्शन कि भाषा क्या है? एक साधन है। भाषा क्या है? एक साधन जिसके माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो भाषा एक साधन का, माध्यम का कार्य करती है। भाषा अपने आप में पूर्ण साध्य नहीं होती है, या हम दोनों भी नहीं कह सकते। भाषा मात्र क्या होती है? एक साधन। तो इस प्रकार इस पहले जो भाषा की परिभाषा है इससे संबंधित बनने वाला प्रश्न आपने देखा कि भाषा क्या है? एक साधन। फिर आता है भाषा के भेद, भाषा के प्रकार, भाषा के भेद, भाषा के रूप। तो ये प्रश्न, भाषा के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 2। भाषा के मुख्यतः कितने भेद हैं? 2। जबकि भाषा के कुल कितने भेद होते हैं? 3। भाषा के मुख्य भेद तो 2 है, जबकि भाषा के कुल भेद कितने होते हैं? 3। जो आपके पहली भाषा है सांकेतिक भाषा, दूसरी भाषा है मौखिक भाषा, और तीसरी है आपकी लिखित भाषा। भाषा के कितने भेद होते हैं? कुल 3 भेद, जबकि मुख्य 2 भेद। कुल 3 भेदों में देखिए, पहला है सांकेतिक, जब वक्ता संकेतों के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, अपने विचारों को प्रकट करता है, विचारों का संप्रेषण करता है, तो वो कौन सी भाषा होगी? आपकी सांकेतिक, जिसमें मुख्यतः वक्ता है वो संकेतों का प्रयोग करता है। अब वो संकेत कई रूपों में हो सकते हैं। अगला भेद है मौखिक भाषा, जब वक्ता मुख से स्पष्ट बोलकर अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, तो वो कौन सी भाषा होती है? आपकी मौखिक। जब मुख से वक्ता स्पष्ट बोलकर श्रोता को अपने विचारों को बताता है, तो वो कौन सी भाषा होती है? मौखिक। और फिर भाषा का तीसरा भेद लिखित भाषा, जब वक्ता लिखकर अपने विचारों का आदान प्रदान करेगा, तो वो कौन सी भाषा होगी? आपकी लिखित भाषा। इस प्रकार हमने देखे कि भाषा के कुल कितने भेद हैं? 3, जबकि मुख्यतः कितने भेद होते हैं? भाषा के 2। अब भाषा के मुख्य भेद या मूल भेद पूछ लिए जाए
तो वो पहला भेद होगा आपके मौखिक भाषा और दूसरा होगा आपके लिखित भाषा। जब मुख्य या मूल भेद पूछे जाए तो भाषा के कितने भेद हो जाएंगे? 2। पहला हो जाता है आपकी मौखिक भाषा और दूसरा भेद होता है लिखित। जबकि भाषा के कुल भेद पूछे जाए तो 3 होते हैं, जिसमें आपका पहला भेद सांकेतिक, दूसरा मौखिक और तीसरा होता है लिखित। जब संकेतों द्वारा विचारों का आदान प्रदान हो तो सांकेतिक भाषा, जब मुख से स्पष्ट बोलकर विचारों का आदान प्रदान हो तो मौखिक भाषा, और जब स्पष्टतः लिखकर विचारों को प्रकट किया जाए तो आपकी लिखित भाषा। इस प्रकार इस भाषा के टॉपिक में, इस प्रकरण में हमने समझा कि भाषा शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना है, भाषा की परिभाषा क्या है और भाषा के भेद कितने होते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों। अब आपको इसी क्रम में भाषा के अन्य और जो उद्भव और विकास से संबंधित आगे का जो प्रकरण है वो आगे की कड़ी में देखने को मिलेगा। स्थिति अनुरूप पढ़ें, अच्छी तरह घर में आराम से अध्ययन करें, और जो भी इस टॉपिक में आपको कुछ और लगे कि सर ये कमी थी या ये बताएं तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर लिखें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।